हाय क्लास। इस वीडियो में मैंने आपके लिए थर्ड यूनिट पूरा कवर किया है और थर्ड यूनिट के बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो एक क्विक व्यू लेके आप पूरा थर्ड यूनिट कवर कर सकते हैं। और वीडियो के बीच बीच में मैंने ये भी बताया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें कैसे पूछेंगी। तो लास्ट तक डिटेल से वीडियो देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट वाले वीडियो का भी लिंक पेस्ट है। सबसे पहला टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल का डिफरेंट प्रपोर्शन में मिक्स होता है। जैसे आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल होते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल के डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं या डिफरेंट टाइप होते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल के भी डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। अब हमको समझना ये है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल क्यों मिलाते हैं, क्यों डिफरेंट सोर्सेज से कैपिटल कलेक्ट करते हैं। और अगर ये छोटी सी बात आप समझ गए तो आपने समझिए कि ये पूरा चैप्टर समझ लिया। हर कैपिटल की स्पेशलिटी होती है। कुछ कैपिटल बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कुछ बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी ही कलेक्ट कर पाती है, कुछ में ज़्यादा रिस्क होता है, कुछ में कम रिस्क होते हैं, कुछ का रिटर्न अधिक होता है, रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कुछ की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? जो हम किसी के कैपिटल को, किसी के पैसे को यूज़ करने के बदले में उसे पेमेंट करते हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल के बदले में डिविडेंड देते हैं, जैसे डिवेंचर के बदले में इंटरेस्ट देते हैं, लोन के बदले में इंटरेस्ट देते हैं। लोन और डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स होता है। दैट मीन्स कि उनको एक सर्टेन रिटर्न हमेशा देना होता है, चाहे बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने पेमेंट के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। इक्विटी शेयर उसके जस्ट ऑपोजिट, कम रिटर्न भी होता है, ज़्यादा रिटर्न भी होता है। जो डिवेंचर होल्डर को देने के बाद में बचता है वो सारा इक्विटी होल्डर का होता है। इक्विटी होल्डर्स के साथ में रिस्क कम होता है, इसलिए हमें एक ऐसा ब्लेंड ऑफ कैपिटल प्रिपेयर करना होता है जिसमें कि कम से कम रिस्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म सोर्सेज में बेसिकली दो तरह के कैपिटल होते हैं, डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। और फर्दर इक्विटी कैपिटल टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, या हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत क्यों होती है। हर कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है, किसी को थोड़ी होती है, किसी को ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट इशू होता है फाइनेंस फिक्स एसेट्स। अब किसी कंपनी में फिक्स एसेट्स अगर अधिक है तो वहाँ पे ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होगी, और किसी में कम है तो कम फाइनेंस की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है टू फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो हर कंपनी के पास में करंट एसेट होता है जिससे वो करंट लाइबिलिटी को मीट करती है। तो कुछ करंट एसेट्स का पार्ट जो होता है वो फिक्स्ड कैपिटल के थ्रू भी कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट है टू फाइनेंस ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर आप डिटेल से ग्रोथ, एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सराउंडिंग्स में देख लो कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड है और कौन सा ऐसा है जहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड आप लिख देंगे नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। जैसे ड्यूरेबल्स जो होते हैं गुड्स, उसमें काफ़ी लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत होती है। जो नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल में भी काम चल जाता है।
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज। तो अगर ऑटोमेशन यूज हुआ है तो डेफिनेटली अधिक कैपिटल की ज़रूरत है। अगर ऑटोमेशन नहीं है, मैनुअल है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। जैसे अगर कोई कंपनी कार बना रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, क्योंकि ये कार को बनने, बिकने और वहाँ से अमाउंट रिलीज होने में टाइम लगता है। उतनी देर के लिए उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए। जबकि अगर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल अधिक चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रोज कुक करना है, मटेरियल मंगाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे लेबर होते हैं और ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। तो आप नेचर ऑफ बिजनेस से भी लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ है और शॉर्ट टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ है। अब हम बात करेंगे शेयर्स की। तो शेयर्स केवल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इशू कर सकती है। शेयर्स कैपिटल का स्मॉल पार्ट होता है, और कैपिटल क्या होती है, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, और हर इन्वेस्टर का हैबिट और टेम्परामेंट्स अलग होता है। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट मीन्स जो कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है उनको वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी का फ्यूचर देखते हैं कि अगर कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है तो साथ साथ में उनके शेयर की वैल्यू भी ग्रोथ कर रही है, तो यहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट का पर्पस अलग होता है। और हर कंपनी में शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक मेजर सोर्स होता है। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। सभी स्टूडेंट्स को इक्विटी शेयर के बारे में पता होता है, थोड़ा या ज़्यादा, बस आपको उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। इनका रिटर्न फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी कम होता है और कभी ज़्यादा होता है, इसलिए इनके साथ रिस्क भी अधिक एसोसिएटेड होता है। और कंपनी की मीटिंग्स में भाग लेने और डिसीजन लेने का राइट इनके पास में होता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इक्विटी शेयर की। तो टाइप ऑफ इक्विटी शेयर और टाइप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंस होता है। वहाँ पे ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का टाइप पूछता है तो कैपिटल का टाइप लिखिएगा, और शेयर का टाइप पूछता है तो शेयर का टाइप लिखिएगा, गलत मत लिख दीजिएगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इक्विटी शेयर की। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, राइट शेयर, बोनस शेयर और स्वेट इक्विटी शेयर। राइट शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी सेकेंड टाइम इशू करती है, और जब वो इशू करती है तो उसको बाई करने का राइट्स वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है, और वो भी कम प्राइस पे। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि उस शेयर को वो बाई कर सकते हैं, या बाई करने का राइट किसी और को भी सेल कर सकते हैं। सेकंड होता है बोनस शेयर। जब कंपनी के पास एक लिमिट से अधिक रिजर्व कलेक्ट हो जाता है, आपको पता है कि हर कंपनी रिजर्व बनाती है, तो जब एक नेसेसरी अमाउंट से ज़्यादा रिजर्व हो जाता है तो उस रिजर्व को वो बोनस शेयर की में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे उनका रिजर्व शेयर में कन्वर्ट हो जाता है और उनको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैश नहीं देना पड़ता है, तो कंपनी की लिक्विडिटी बनी रहती है। स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो किसी एक्सीलेंस या किसी कंट्रीब्यूशन के बदले में दिया जाता है, लेकिन पैसे के बदले में नहीं। जैसे अगर किसी ने कंपनी को नो हाउ प्रोवाइड किया या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसके बदले में उसको इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। अब हम टाइप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की, जिसमें सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वह अमाउंट होता है जिसको कंपनी फ्यूचर में जितना अपने कंपनी का एक्सटेंड करने का विजन रखती है, पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि जितना ऑथराइज्ड कैपिटल रजिस्टर्ड है वो अभी करंट टाइम में इशू कर दिया जाए। तो उसमें से जितने शेयर करंट टाइम में इशू किए जाते हैं उसको इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। इशूड में ज़रूरी नहीं होता है कि पब्लिक सारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले, तो जितने शेयर सब्सक्राइब करती है उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। और अगर 10 रुपये का शेयर है, आपने 8 रुपये मांगे हैं, तो 8 रुपये कॉल्ड अप कैपिटल होती है। और कॉल्ड अप कैपिटल में
अगर कोई शेयर अनपेड रह गया है तो उसको माइनस करके पेड अप शेयर कैपिटल आता है। अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है कंपनी के वाइंड अप पे, एसेट में राइट या डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड एक फिक्स्ड रेट होता है और उसी रेट से उनको हर साल डिविडेंड मिलता है। पर अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं दिया जाता है। रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर्स इक्विटी के कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं और एग्जामिनेशन में आप 8 टाइप का भी लिख सकते हैं क्योंकि हर टाइप में 2 एक साथ लिखा हुआ है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और ये तब तक होता रहता है जब तक कंपनी प्रॉफिट ऑन नहीं करने लगती है। और अगर कंपनी प्रॉफिट ऑन कर लेती है तो सबसे पहले सबसे पुराना डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद वाला डिविडेंड दिया जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी और जो डिविडेंड नहीं देगी वो उसी साल लैप्स हो जाता है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो एक सर्टेन टाइम के बाद में रिडीम कर दिए जाते हैं, दैट मीन्स की पेमेंट कर दिए जाते हैं शेयर होल्डर को। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कंपनी की लाइफ में कभी भी रिडीम नहीं होते हैं जब तक कि कंपनी का वाइंड अप नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कि अपने डिविडेंड लेने के बाद भी कंपनी के प्रॉफिट में इक्विटी शेयर होल्डर के साथ एक सर्टेन पोर्शन शेयर करते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना सर्टेन रेट से डिविडेंड मिलता है। कन्वर्टेबल वो होते हैं जो कि बाद में ज़्यादा प्रॉफिटेबल वे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं या डिवेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जो कि फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, जिस तरीके से वो इशू होते हैं उसी तरीके से वो हमेशा बने रहते हैं। अब हम बात करेंगे डिवेंचर की। डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट होता है, दैट मीन्स डिवेंचर एक लोन अमाउंट होता है जो कंपनी इनवाइट करती है और लोन देने वाले को एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसको डिवेंचर बोलते हैं। डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी मीटिंग्स में वोट देने का राइट नहीं होता है, साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर्स को एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को प्रॉफिट ना हो, उनको एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट मिलना ही मिलना होता है। और डिवेंचर्स कंपनी की कॉमन सील के अंडर इशू किए जाते हैं। डिवेंचर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं होता है, वो अपने इंटरेस्ट या अपने अमाउंट के लिए कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। डिवेंचर एक सर्टेन पीरियड बाद रिडेम्पशन होते हैं, दैट मीन्स उनके पेमेंट का मोड और उनके पेमेंट का टाइम ऑलरेडी डिसाइड होता है। अब हम टाइप ऑफ डिवेंचर की बात करेंगे। फर्स्ट होता है सिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर किसी न किसी एसेट के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, दैट मीन्स उनका किसी न किसी एसेट पे चार्ज होता है और जब वो एसेट सेल होती है तो उस एसेट से उनको पेमेंट होता है। उनकी जानकारी के बिना या उनकी परमिशन के बिना उस एसेट को सेल आउट नहीं किया जा सकता है, ना ही उस पे कोई और लोन लिया जा सकता है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स वो होते हैं जिनका किसी पर्टिकुलर एसेट पे राइट नहीं होता है, लेकिन उनके अंडर में उनका एक फ्लोटिंग राइट होता है, दैट मीन्स कि एसेट के ऊपर राइट होता है लेकिन स्पेसिफाइड नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर एसेट पे है। रिडीमेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो एक सर्टेन टाइम में सर्टेन मेथड से रीपेमेंट कर दिए जाते हैं
और नॉन रिडीमेबल वो होते हैं जो कि कंपनी के लाइफ टाइम में पेमेंट नहीं होते हैं, वो कंपनी के वाइंड अप पे ही पेमेंट किए जाते हैं। शेयर की तरह ही कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी होते हैं। स्पेसिफाइड कूपन रेट डिवेंचर होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई होता है। ज़ीरो कूपन रेट डिवेंचर होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई नहीं होता है। उस डिवेंचर को एक सर्टेन प्राइस पे इशू किया जाता है और सर्टेन प्राइस पे रिडीम कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे रिटेन्ड अर्निंग की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म सोर्स होता है, क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर का ओन फंड होता है जो प्रॉफिट को इंजॉय न करके वो ऑर्गेनाइजेशन में री इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा कंसीडर किया जाता है कि रिटेन्ड अर्निंग का कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही होता है जो इक्विटी शेयर का होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही फंड होता है। रिटेन्ड अर्निंग एज पर इंडियन Companies Act, companies are required to transfer a part of their profits in reserve and thereafter they can use that reserve to purchase fixed assets. इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल का सोर्स होता है टर्म लोन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि टर्म लोन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और जनरली ये उन्हीं कंपनियों को मिलता है जिनका 1 साल टेन्योर पूरा हो चुका है। ये लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए लिए जाते हैं। जनरली ये 5 से 10 इयर्स के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में ये 30 ईयर के लिए भी लिए जाते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद इनका पेमेंट सीक्वेंस डिसाइड होता है कि इनको कितना अमाउंट कब कब पे करना है, और ये जनरली रेगुलर बेसिस पे पे ऑफ होता है। डेफर्ड क्रेडिट भी लॉन्ग टर्म कैपिटल का एक सोर्स होता है। डेफर्ड क्रेडिट वो अमाउंट होता है जो कि एट दैट टाइम जब ये रिसीव होता है तो वो इनकम नहीं होता है। ये ऐसी सर्विस के लिए होता है जिसको अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए इसको एज अ इनकम शो नहीं कर सकते हैं। जैसे कंसल्टेंसी फीस, सब्सक्रिप्शन फीस, जो कि फ्यूचर में किसी सर्विस से रिलेटेड होता है, इसको बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो किया जाता है, और जब ग्रेजुअली सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो ये इनकम का पार्ट बनता जाता है, और फाइनली इसे बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया जाता है। इस पूरे यूनिट में अगर ध्यान से आपको समझना है तो जस्ट आपको शेयर्स के टाइप, डिवेंचर्स और शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस समझना है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो फर्स्टली डे बाय डे के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, स्टॉक को होल्ड करने के लिए, दैट मीन्स कि जितना पैसा स्टॉक में होल्ड होता है वो वर्किंग कैपिटल ही होता है। अगर हम क्रेडिट पे गुड्स को सेल करते हैं तो वो भी आपका वर्किंग कैपिटल स्टॉक होता है। जब कभी शॉर्ट नोटिस पे प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो तो ऑल ऑफ सडन क्रेडिट पे काम नहीं हो सकता है, तो कैश मटेरियल्स मंगाना पड़ता है और प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ता है, और कैश का ऑपरेटिंग साइकिल फ्लुएंटली चलता रहे, इसके लिए भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इस पीपीटी में 12 सोर्सेज हैं आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस के, जिसमें से कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए सबसे पहले आप उन सोर्सेज को अलग कर देंगे जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम केवल डिटेल में उन्हीं को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको करेंटली जानना है। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट्स मिलता है सप्लायर से जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के लिए। वो जनरली आपको पेमेंट करने के लिए 30 to 60 डेज का टाइम देते हैं, जितने में कि आप गुड्स बना करके फर्दर सेल करते हैं और अपने डेटर से रिसीव करते हैं। सपोज करिए कि आपके ट्रेड क्रेडिटर्स ने आपको 60 डेज का पेमेंट का टाइम दिया हुआ है,
और आपके डेटर आपको 30 डेज बाद पेमेंट कर दे रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकते हैं। मार्केट में बने रहने का किसी भी सप्लायर के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि गुड्स को क्रेडिट पे सेल करना, ताकि इजीली उनको अपने लिए परचेजर मिल जाए। अब हम बात करेंगे बैंक क्रेडिट की। बैंक क्रेडिट में 4 हेड्स होते हैं: कैश क्रेडिट, सीसी, ओवरड्राफ्ट, परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड लोन एंड एडवांसेस। तो सीसी क्या होता है? ये हर लगभग बिजनेसमैन के पास में होता है। इसके अंदर जो स्टॉक होता है या सेल का वॉल्यूम होता है, बैलेंस शीट की पोजीशन होती है, इसके बेसिस पर बिजनेसमैन को एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है कि आप इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इतना लोन ले सकते हैं। के 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती है, केवल बिजनेस के बैलेंस शीट और स्टॉक की पोजीशन के बेसिस पे ये सैंक्शन होता है। और सेकेंडली, जितना अमाउंट एज अ लोन बिजनेसमैन यूज करता है उतना पर ही उसको इंटरेस्ट देना होता है। नेक्स्ट होता है ओवरड्राफ्ट। तो सभी जानते हैं कि आप करेंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी आप जानते हैं कि अगर डेटर ने आपको कोई बिल दिया है तो टाइम से पहले आप बैंक से कुछ कमीशन देके डिस्काउंट करा सकते हैं। और बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स भी ले सकते हैं जो 1 साल से कम की ड्यूरेशन के होते हैं। मीडियम टर्म लोन 1 साल से 5 साल की ड्यूरेशन के होते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सोर्स होता है कस्टमर से एडवांस। जब जॉब वर्क टाइप का काम होता है तो कई बार कस्टमर एडवांस देते हैं। जब कोई बड़ा ऑर्डर प्रिपेयर करना होता है उस समय भी कस्टमर एडवांस देता है, जो कि एज अ वर्किंग कैपिटल यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। ये लाइक हायर परचेज है, जिसमें कि हम लोन पे मशीन या कोई एसेट बाई करते हैं और छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इसमें जैसे जैसे पेमेंट करते जाते हैं जो अनपेड अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस बैंकर्स। ये साहूकार लैंडलॉर्ड होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं और जो लोगों को जरूरत पड़ने पर शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट रेट जनरली बहुत ज़्यादा होता है। जहां मार्केट में 12% पर एनम होता है, इनका 12% पर मंथ होता है। लेकिन पेपर वर्क से बचने के लिए ये आसान तरीका अपनाते हैं। नेक्स्ट होता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे अलग से शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है। फैक्टरिंग के अंदर अगर कोई भी डेटर होता है जो 2 या 3 महीनों का टाइम लेता है पेमेंट के लिए, तो उसको फैक्टर एजेंसी के पास में ले जा करके इमीडिएट उसका पेमेंट ले सकते हैं और बाद में फैक्टर एजेंसी उस डेटर से पेमेंट ले सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि डेटर कंपनी को पेमेंट करता है और कंपनी देन अगेन फैक्टरिंग एजेंसी को पेमेंट करती है। ये बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, रिकोर्स बेसिस और नॉन रिकोर्स बेसिस। रिकोर्स बेसिस में अगर डेटर लोन टाइम से पेमेंट नहीं करता है तो उस बैड डेट का लॉस क्लाइंट को उठाना पड़ता है। और कई बार अगर फैक्टर नॉन रिकोर्स बेसिस पे किया गया है तो बैड डेट्स का लॉस फैक्टर एजेंसी को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बदले में काम ले लिया गया है लेकिन उनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यह एक तरह की लायबिलिटी होती है। जैसे कि लोन हम पूरे टाइम यूज करते हैं लेकिन हमको इंटरेस्ट मंथली पे करना होता है। टैक्सेज कस्टमर से पहले ही कलेक्ट कर लिए जाते हैं लेकिन एक सर्टेन पीरियड में उनको पेमेंट करना होता है। एम्प्लॉय वर्क पहले करता है लेकिन मंथ में के लास्ट में उसका पेमेंट होता है। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक वेल रेप्यूटेड कंपनी इशू कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 6 मंथ से 2 इयर्स के लिए, और ये अदर बिजनेसेस
इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स और बैंक्स को सेल किए जाते हैं। यूएस जैसी कंट्रीज में ये काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया में आरबीआई वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन पे मनी मार्केट में इशू करती है। अगर इंडियन कंपनी जो आरबीआई के टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वही कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। ये शॉर्ट टर्म फंड रेज करने का एक अच्छा और चीप सोर्स होता है, लेकिन इसको मैच्योरिटी के पहले रीपे नहीं किया जा सकता है। ऑल्दो फर्म के पास सरप्लस है, फिर भी लेटर ऑफ क्रेडिट किसी कस्टमर के कमिटेड ट्रांजैक्शंस बैंक इशू करती है, जिसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है और जिसके बेसिस पर एक बिजनेसमैन क्रेडिट परचेज कर सकता है। इस लेटर का मतलब होता है कि जिसको ये लेटर इशू किया गया है वो बाय टाइम इस अमाउंट का पेमेंट कर देगा, उसकी क्रेडिट अच्छी है। और अगर कभी बाय चांस वो पर्सन अपना ड्यू अमाउंट ड्यू ड्यूरेशन पे करने से फेल होता है तो उसके बिहाफ में बैंक उस अमाउंट को पे करती है। लास्ट है पब्लिक डिपॉजिट। ये काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि जनरल पब्लिक से वर्किंग कैपिटल के लिए रेज किया जाता है। इसके लिए कंपनी को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन होते हैं और ये आरबीआई से रेगुलेटेड होता है। अब हम एक अलग टॉपिक की बात कर रहे हैं, वेंचर कैपिटल की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अदर डिफरेंट टाइप के कैपिटल इसके ही डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, जैसे सीड कैपिटल, एंजल कैपिटल। लेकिन वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट काफ़ी पुराना हो गया है। वेंचर कैपिटल ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट में सैंक्शन किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है जो कि हाई रिस्क होते हुए भी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ग्रोथ का साइन होता है, जो एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट होता है जिसके फ्यूचर में ग्रोथ की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। तो इसके डेफिनेशन में ही इसका फीचर्स हाइड है। जैसे ये न्यू कंपनीज को फाइनेंस किया जाता है। फाइनेंस एज अ लोन भी हो सकता है और एज अ कन्वर्टेबल डिवेंचर भी हो सकता है। और वेंचर कैपिटलिस्ट का पर्पज होता है कि इन्वेस्टमेंट के बाद उस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन से रिटर्न लेना। ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है और इसमें केवल लोन नहीं दिया जाता है बल्कि इन्वेस्टर इसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट लेता है, मैनेजरियल स्किल्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है और ये जनरली स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स को दिए जाते हैं। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेंचर कैपिटल। तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज होता है कि न्यू कंपनी को एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अंदर वैल्यूएबल गाइडेंस और एक्सपर्टाइज सजेशंस भी मिलते रहते हैं। नई कंपनी इन्वेस्टर्स के थ्रू नेटवर्क कनेक्शन में भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसमें रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि ये कंपनी थोड़े और टाइम वर्क करने के बाद रीपेमेंट कर पाएगी, तो वो उसको लोन का ड्यूरेशन एक्सटेंड कर देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली ट्रस्ट वर्दी होते हैं, उनके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होता है, जस्ट वे अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और अपना वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट को बहुत इजीली लोकेट किया जा सकता है। अगर उनको जनरली किसी भी सर्च इंजन से सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स होते हैं जो नए बिजनेस आइडिया के में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते। इसके डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो भी कंपनी में ओनरशिप राइट रखता है, तो ओनरशिप राइट डिल्यूट हो जाता है। कई बार अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को लगता है कि ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है या फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो वो उसको रिडेम्पशन की कंडीशन भी रख सकते हैं।
कई बार वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी रिसर्च करते हैं और डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं और इनकी रिटर्न को लेकर के एक्सपेक्टेशन काफी हाई होती है। इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट एक साथ सारे फंड रिलीज नहीं करते हैं, बल्कि ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम फंड रिलीज करते हैं और काफी कंपनी के ऊपर प्रेशर होता है और कंपनी के ग्रोथ के बाद ये जल्दी से जल्दी अपना पैसा रिलीज करना चाहते हैं, तो ये कई बार शेयर्स को अंडर वैल्यूड भी करके सेल कर देते हैं, जिससे कि कंपनी को लॉस हो जाता है।